हेलो विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की विशेषताओं का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिकन में किया है। रिपब्लिकन प्लेटो की महान ग्रंथ है, जिसमें प्लेटो ने अपने कई सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्लेटो का है आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो आदर्श राज्य के सिद्धांत में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं के बारे में बताते हैं कि एक राज्य में आदर्श शासक किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें किस प्रकार से व्यवहारिकताएँ होनी चाहिए, किस प्रकार से राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थापित कर सके, उसके लिए प्लेटो ने आदर्श राज्य की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। हम क्रमशः उन विशेषताओं के बारे में कुछ यहाँ पर विद्यार्थियों को बताने जा रहे हैं। पहली उन्होंने बात की है प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उसमें कहा कि दार्शनिकों का शासक। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में दार्शनिकों के शासक के बारे में बात करता है। प्लेटो कहता है कि आदर्श राज्य में जब दार्शनिक शासक होगा तो दार्शनिक शासक अच्छी तरह से एक राज्य के विकास के साथ साथ स्वयं के विकास के भी ऊपर ध्यान दे सकता है। दूसरी प्लेटो ने जो बात की है, निरंकुशता असीमित नहीं है। प्लेटो ने अपने शासक वर्ग में असीमित निरंकुशता प्राप्त नहीं करते हुए बताया कि राज्य में निरंकुशता असीमित नहीं है। तीसरी प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में बताया है कि आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था पर प्लेटो ने ध्यान दिया है। प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य न्याय के ऊपर आधारित होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने योग्यता के अनुसार कर का विभाजन करने का अधिकार दिया जाएगा, जिससे कि राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थित रह सके। प्लेटो के आदर्श राज्य की एक और विशेषता है, जिसमें प्लेटो ने आदर्श राज्य में नागरिकों के 3 वर्गों के बारे में बात की है। उसमें पहला आता है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग, तीसरा है उत्पादन वर्ग, उत्पादक वर्ग। ये प्लेटो ने प्रथम जो शासक और सैनिक वर्ग है, इसको प्लेटो ने अभिभावक वर्ग की श्रेणी में रखा है। प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को उसके आत्मा के गुणों के तत्वों के आधार पर उन्होंने व्यक्ति को 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया है। प्लेटो ने कहा है कि जिस व्यक्ति में शासन करने की जो क्षमता होती है, वो विद्वान बुद्धि की जो क्षमता होती है, वो व्यक्ति शासक वर्ग के रूप में काम करेगा। दूसरा प्लेटो ने कहा कि जिस व्यक्ति में शौर्य हो, बलवान हो, शक्तिशाली हो, हष्टपुष्ट हो, उस व्यक्ति को उन्होंने सैनिक वर्ग में स्थापित किया है। और तीसरा उसने कहा वो व्यक्ति जो तीसरा जो वर्ग होगा, उत्पादक वर्ग की श्रेणी में प्लेटो ने दिया। इस प्रकार से प्लेटो ने राज्य में 3 प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का वर्गीकरण किया है, और वो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार राज्य में अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेगा। चौथा जो प्लेटो का नेक्स्ट जो प्लेटो की विशेषता है, वो है कार्यात्मक विशेषीकरण या कार्यात्मक विशेषाधिकार। यानी प्लेटो ने आदर्श राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने का उसे विशेष अधिकार दिया है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता होगी, अगर कोई व्यक्ति शासक बनने के योग्य है तो वो व्यक्ति उस श्रेणी में जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती होने की उसमें योग्यता है या सैनिक कार्य को संचालित कर सकता है, तो वो व्यक्ति सेना के क्षेत्र में जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति उत्पादन वर्ग में कार्य करना चाहता है तो प्लेटो ने उसको उत्पादन वर्ग के श्रेणी में भी लिया है। इस प्रकार से प्लेटो ने अपने राज्य में व्यक्तियों के कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर उसको अलग अलग विभागों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट प्लेटो की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था पर प्लेटो ने शासकों का नियंत्रण रखा है। प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य में शिक्षा है, शिक्षा पर शासक वर्ग का ही नियंत्रण होना चाहिए, किसी निजी व्यक्तियों का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नियंत्रण में रहते हुए शिक्षा प्राप्त कर सके, जिसमें व्यक्ति के अनुकूल
राज्य की प्रकृति एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आदर्श राज्य में शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि व्यक्ति एक पूर्ण रूप से एक नागरिकता की भूमिका के रूप में राज्य में काम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं, प्लेटो कुरुचिपूर्ण कला एवं साहित्यों पर प्रतिबंध लगाता है। प्लेटो ने कहा कि एक राज्य में, आदर्श राज्य में जो नागरिक हैं, नागरिक का जो चरित्र है उच्च होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का विकृति नहीं होना चाहिए और इस प्रकार का एक व्यक्तित्व हो जिससे कि वो राज्य के कार्य में अधिक से अधिक अपना पूर्ण योगदान दे सके। उसके लिए उसने कहा कि ऐसे विभिन्न प्रकार के जो साहित्य हैं जो एक व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव डालता है, चरित्र को गलत दिशा की ओर इंगित करता है, ऐसे साहित्यों पर प्लेटो ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। आदर्श राज्य में प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था के बारे में भी बात की है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासक एवं सैनिक वर्ग, जो हमने पहले से बात की थी, शासक एवं सैनिक वर्ग है, जिसको प्लेटो ने उच्च एवं अभिभावक वर्ग के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो ने कहा कि इन दोनों वर्गों के लिए संपत्ति को लेकर और स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था का इन्होंने वर्णन किया है कि अभिभावक वर्ग हैं, ये अभिभावक वर्ग किसी प्रकार से निजी संपत्ति या निजी परिवार का हकदार नहीं होगा, ये राज्य के अधीन में ही रहेंगे। नेक्स्ट, प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान अधिकारों की बात कही है। प्लेटो उस जमाने की बात करते हैं जो वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में, जहाँ वर्तमान में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुष को समानता का अधिकार देते हैं। प्लेटो ने आज से हजारों साल पहले वो बात समाज में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया था। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा, जीवन यापन और शासन व्यवस्था इत्यादि पर सभी नर और नारी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। जितना एक पुरुष को शिक्षा ग्रहण करने का जो अधिकार है, ऐसा का ऐसा अधिकार महिला को भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार से एक पुरुष समाज में अपनी प्रतिभा के आधार पर हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से महिला को भी पुरुष के समान शिक्षा प्राप्त कर समाज में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में सर्वाधिकारवादी राज्य की कल्पना की है। प्लेटो ने आदर्श राज्य में व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए सर्वाधिकारवादी के बारे में बात की है, यानी सभी लोगों का उद्देश्य प्लेटो के आदर्श राज्य में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी व्यक्तियों में जैसी अपनी योग्यता है, जैसी वो योग्यता रखता है, उनके अनुसार उसको अलग अलग क्षेत्रों में अपना अधिक से अधिक परिश्रम करके उस क्षेत्र में अपनी सेवा देने का अधिकार दायित्व देता है। इस प्रकार से ये प्लेटो के जो आदर्श राज्य की विशेषता है, इस आदर्श राज्यों की विशेषता के संबंध में प्रोफेसर राजनीति विज्ञान की जो वैज्ञानिक है, वेपर लिखते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। इस प्रकार से प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, ये आदर्श राज्य विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से भरा हुआ है। अब हम प्लेटो के आदर्श राज्य में कुछ दोष के बारे में भी बात करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य में पहला दोष ये है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, ये एक स्वतंत्रता का निषेध करता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में सभी व्यक्तियों को जो स्वतंत्रता की जब बात करते हैं, वहाँ पर ये निषेध करता है, क्योंकि राज्य एक सर्वाधिकारवादी है जो अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हितों में नहीं हो सकता। दूसरी बात हम प्लेटो को कहते हैं कि दूसरी इसकी जो आलोचना की जाती है, उसमें आता है कार्यात्मक विशेषीकरण की जो पद्धति है, उसके बारे में इसके दोष बताया गया है कि प्लेटो के आदर्श राज्य का एक प्रमुख आधार कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति था, न्याय है। कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष की ओर विकसित करता है, जबकि एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। जबकि प्लेटो अपने इस पद्धति के अनुसार एक व्यक्ति में एक ही योग्यता या एक ही क्षेत्र में निपुणता के बारे में बात करता है। इसलिए इसकी कुछ
वैज्ञानिकों ने इसकी आलोचना की थी। तीसरी हम बात करते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग की निरंकुशता के बारे में बताया गया है। यानी राज्य में, आदर्श राज्य में कानून और नियमों का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। एक दार्शनिक शासक को पूर्ण रूप से सत्ता सौंप दी जाती है और वो राज्य में एक निरंकुश हो जाता है। उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई लिखित में नहीं होता है कि व्यक्ति को उनकी आलोचना करने का दायित्व दिया जा सके। चौथी हम इसकी आलोचना के बारे में कहते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन वर्ग के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। प्लेटो ने आदर्श राज्य में शासन के लिए अनेक तत्वों की घोर उपेक्षा की है। उनके द्वारा कानून, सरकारी पदाधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों का प्रबंध और अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया गया है, जिससे राज्य एक पंगु के समान लगता है। और जो वर्तमान जो आधुनिक राज्य हैं, इन आधुनिक राज्यों में जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंग देखने को मिलते हैं, वो प्लेटो के आदर्श राज्य में इन सभी प्रकार के अंगों को एक ही प्रकार से या एक ही राजा को पूर्ण रूप से सत्ता सौंप कर बताया गया है। तीसरी हम बात करते हैं प्लेटो आदर्श राज्य के संबंध में, दास प्रथा के संबंध में प्लेटो मौन है। आदर्श राज्य की धारणा का एक बड़ा दोष है कि प्लेटो का तात्कालिक समाज में अनेक लक्षण दास प्रथा के संबंध में मौन रहता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्लेटो ने इसे अपनी मौन स्वीकृति प्रदान की, जबकि आज हम देखते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, ये आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें दास प्रथा के खिलाफ हैं। लेकिन हालांकि प्लेटो ने इस प्रकार से पूर्ण रूप से इस बात का संकेत नहीं दिया है, लेकिन प्लेटो की जो मौन प्रवृत्ति है, ये मौन प्रवृत्ति ये बताती है कि प्लेटो दास प्रथा को सपोर्ट करता है। इस प्रकार से प्लेटो के आदर्श राज्य में अनेक विशेषताएं होने के बाद में भी इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। उसके उपरांत भी हम देखते हैं कि प्लेटो की जो आदर्शवादी व्यवस्था है, ये आदर्शवादी व्यवस्थाएं आज से कई सालों पहले जो प्लेटो ने जो अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दी थी, ये अतिशयोक्ति है। थैंक यू वेरी मच।